निषाद समाज को आरक्षण दिए जाने की मांग। निषादों के आरक्षण को लेकर केंद्र पर बरसे मुकेश साहनी। राज्यपाल फागू चौहान को सौंपा ज्ञापन। सरकार दे रही सीएनजी वाहनों के उपयोग को बढ़ावा। सीएनजी की उपलब्धता नहीं कराई जा रही सुनिश्चित। रांची में सीएनजी के लिए सुबह से लगी लंबी कतार। समस्तीपुर में बढ़े तेल और एलपीजी गैस के दाम। पूर्व विधायक रामदेव वर्मा के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। केरोसिन ब्लास्ट की घटना लगातार जारी। हजारीबाग में लालटेन जलाने के दौरान केरोसिन ब्लास्ट में झुलसी महिला को एचएमसीएच में कराया गया भर्ती। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार में निषादों के आरक्षण को दिए जाने की मांग लंबे समय से चल रही है। इसे लेकर केंद्र सरकार के पास बिहार की ओर से भेजा गया प्रस्ताव खारिज कर दिया गया, जिसके बाद वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी के तेवर तल्ख हो गए हैं और निषादों के आरक्षण को लेकर बिहार एनडीए में शामिल मुकेश सहनी केंद्र सरकार पर ही बरस गए। उन्होंने कहा कि जब पश्चिम बंगाल में निषादों को आरक्षण दिया जा रहा है तो बिहार में क्यों नहीं। आरक्षण के प्रस्ताव को लेकर मुकेश सहनी ने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से भी मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बिहार में निषाद समाज को सम्मान दिलाना, उनको आरक्षण दिलाना, उनको अधिकार दिलाना और इसी लड़ाई लड़ते लड़ते आज हम लोग सरकार में पहुंचे, मंत्री बने हैं। इस समाज के साथ कभी भी नाइंसाफी ना होने देंगे, ये बात को लेके वचन देके हम लोग चल रहे हैं। तो इस समाज के साथ अभी सरकार के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में अच्छी तरीके से हम लोग सरकार चला रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार में निश्चित तौर पर केंद्र सरकार से जो अभी हाल फिलहाल में जो स्टेटमेंट आया उससे मैं काफ़ी आहत हूँ, दुखी हूँ और इसके लिए महामहिम राज्यपाल महोदय से मिला हूँ कि बिहार सरकार ने 2004 में 2015 में अनुशंसा कर चुका है और निषाद समाज को आरक्षण मिले। इसके लिए मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय से भी आग्रह किया हूँ कि आप अपने स्तर पे केंद्र सरकार के पास भेजिए, वहाँ राष्ट्रपति महोदय जी के पास भेजिए ताकि निषाद समाज को बिहार में न्याय मिले। वहीं हजारीबाग में केरोसिन ब्लास्ट की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिन केरोसिन ब्लास्ट के कई मामले सामने आने के बाद एक बार फिर से पीडीएस में वितरित किए गए केरोसिन के ब्लास्ट का मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां तरवा गांव में लालटेन जलाने के दौरान केरोसिन ब्लास्ट होने से एक महिला झुलस गई। पीड़ित महिला को इलाज के लिए स्थानीय एचएमसीएच में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि जिले में केरोसिन ब्लास्ट की घटना से अब तक 5 जानें जा चुकी हैं और बीपीएल धारकों द्वारा लगातार रूप से केरोसिन तेल वापस लेने की मांग के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो ये पहले का तेल रखा हुआ लैंप का तेल खत्म था और वही तेल को यूज कर रही थी पहले से। और वही थोड़ा मोड़ा जो बचल था, लाइन नहीं था, थोड़ा के सोचे कि उसमें हम डाल रही थी और डाल करके लैंप को बत्ती ऊपर करके माचिस मारी ब्लास्ट और उसी में पूरा सुना। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ आशीष सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। आशीष, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि केरोसिन ब्लास्ट की घटनाएं लगातार जारी है और अब एक महिला जो है वो झुलस गई है। आज बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा जागरूकता ये करनी है क्योंकि लगातार जिला प्रशासन जो पहला मामला हुआ था तब से जिला प्रशासन जो है कि लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है, लोगों से बार बार ये अपील कर रही है कि जो मटेरियल जो आप लोगों ने उठाया है उसे या तो आप नष्ट कर दे या फिर आप जिला प्रशासन के पास वापस कर दे या अपने संबंधित जो पीडीएस के दुकानदार है उनके पास वापस कर दे। तो जो घटना घट रही है वो नहीं घटेगी। फिर भी क्योंकि लगातार ये घटना घट रही है और ऐसे में कल रात में भी सदर प्रखंड के तरवा खरवा में एक महिला जो है कि लालटेन जलाने के क्रम में मटेरियल ब्लास्ट हुआ और इसमें वो झुलस गई है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता थोड़ी सी कमी दिख रही है और जिला प्रशासन लगातार इस पर जो है कि कैद कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है कि आप जो है कि मटेरियल जो भी आपने उठाया है उसे आप डिस्ट्राइब कर दे, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। तो अब जिला प्रशासन जो है कि जो हमें जो सूचना प्राप्त हो रही है कि थोड़ा कड़ाई बरतेगी और जो
जहां जहां मटेरियल का वितरण किया गया था उसे अब वापस लेने का प्रयास वो करेगी। जी जी, लेकिन बीपीएल धारकों का ये आरोप है कि लगातार जिस तरीके से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, इसके बावजूद जो है प्रशासन कोई खास ठोस कदम नहीं उठा रही है। नहीं देखिए, यह बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मैंने पहले भी कहा कि जागरूकता की कमी है। प्रशासन लगातार इस पर कैंप कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। वही लालटेन जो मटेरियल ब्लास्ट हो रहा है उसमें जो लोगों की मौत हुई है, जिला प्रशासन ने उसे आगे बढ़ के मुआवजा भी दिया है। जी, तो सीधा तौर पर जिला प्रशासन पर आरोप लगाना ये सही बात नहीं होगी, क्योंकि वो जागरूक थोड़े से, चूंकि ग्रामीण परिवेश के जो लोग होते हैं उनमें जागरूकता कमी होती है, तो वो जागरूक करना होगा लोगों को, जिसमें जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रही है। और ऐसे में आज से फिर से कैंप लगा के जो है लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा और लोगों से जो जिनके पास मटेरियल है उसे वापस लेने का प्रयास किया जाएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से सीएनजी वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद भी राजधानी में सीएनजी वाहनों के लिए सीएनजी की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कराई गई है। प्रशासन और जिला परिवहन विभाग ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। राजधानी में 4 पेट्रोल पंपों पर ही सीएनजी उपलब्ध है। इन पंपों पर सुबह 3 बजे से ही सैकड़ों ऑटो चालक सीएनजी लेने के लिए कतार लगा रहे हैं। 3 बजे कतार में लगने के बाद ऑटो चालकों को 3-4 घंटे बाद ही सीएनजी उपलब्ध हो रही है। सीएनजी की घोर किल्लत से ऑटो चालकों का खस्ता हाल है। सीएनजी गैस उपलब्ध कराने वाली गेल इंडिया के कर्मी बताते हैं कि सीएनजी गैस बंगाल से आती है और बंगाल में चुनाव की वजह से उन्हें समय पर गैस उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे वजह से तो अब सवाल ये उठता है कि जिस राज्य में चुनाव होगा तो क्या दूसरे राज्य के लोग इसी तरह परेशान होंगे। जगह है, एक लोड मतलब ट्रैफिक ज़्यादा हो जा रहा है, तो जिस कारण पुलिस वहाँ ज़्यादा गाड़ी को छोड़ नहीं रही है। ट्रैफिक सिंगल रोड चल रही है, जिस कारण बड़ी एसयूवी जो हम लोग की आती है तो उसको आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। ट्रैफिक जाम वहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जिस कारण हम लोग का गाड़ी लेट से मतलब लोडिंग के लिए जा रही है। लोड होने के बाद भी उधर ट्रैफिक जाम में फंस रहा है, तो लोड लेट से ही आ रही है। हाँ, तो वहाँ पे जैसे वहाँ पे रोड जाम रहेगा, रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसमें आप यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन का काम तो वहाँ बंगाल सरकार अगर वो जितना जल्दी। और इसी बीच रामगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रामगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कोयला हेराफेरी मामले में 2 दरोगा, 1 हवलदार निलंबित। रामगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोयला हेरफेर मामले में 2 दरोगा, 1 हवलदार को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित पुलिसकर्मियों पर कोयले की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया गया है। तो रामगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसपी के आदेशानुसार ये कार्रवाई की गई है। रामगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोयला हेराफेरी मामले में 2 दरोगा, 1 हवलदार को निलंबित कर दिया गया है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रामगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। निलंबित पुलिस कर्मियों पर कोयले की कालाबाजारी का आरोप लगाया गया है और इस आरोप के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। एसपी के आदेशानुसार ये कार्रवाई की गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अभिनव कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अभिनव, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, रामगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है और रामगढ़ से 10 किलोमीटर की दूरी पर कुज्जू थाना पड़ता है और रामगढ़ जिला है। और जहां पर इंफॉर्मेशन आ रही है कि दो दरोगा है और 1 हवलदार को जो है एसपी प्रभात कुमार, रामगढ़ के एसपी ने निलंबित कर दिया है। दरअसल मामला यह है कि कुज्जू आप देखेंगे कि कोयला क्षेत्र का हब माना जाता है और कोयला क्षेत्र का हब माने जाने के बाद देख सकते हैं कि क्या स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। दरअसल कोयला जो कारोबारी है, कई जगह आप देखेंगे कि अवैध तस्करी का मामला वहाँ पर देखने को मिल रहा था और कहीं ना कहीं जो सरकारी जो कोयला है, सीसीएल का कोयला कम रेट पर खरीदा जाता है और बहाना ये बनाया जाता है कि जो कंपनियां वहाँ पर चल रही है, कई जो कंपनियां वहाँ पर चलती है, वहाँ पर कोयले की ढुलाई होती है। जो सरकारी जो दर होता है वो सरकारी दर कम होता है, लेकिन कागजों में दिखाया जाता है कि हम कंपनियों को दे रहे हैं। हालांकि कई कंपनियां वहाँ पर बंद है, लेकिन पेपर में दिखा दिया जाता है कि जो कोयला है उस कंपनी के नाम पर गया है, लेकिन उसी बीच बंदरबाट होता है। चूंकि कई कंपनियां बंद हैं तो सिर्फ पेपरों में दिखा दिया जाता है कि कंपनियां पर ओपन है और उनको कोयला दिया जा रहा है, लेकिन बातें जो सामने
आ रही है कि जो बीच में जो तस्कर है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो कुजू थाना क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर कई कोयलेरी है और कोयला का वहाँ पर उत्खनन भी होता है। लेकिन जो अब बातें सामने आ रही है कि कई जो कारोबारी है इससे जुड़े हुए हैं कोयला से, वो बिचौलिए का काम करते हैं और जो रेट है कम रेट पर खरीदते हैं और ज्यादा रेट पर बेचते हैं। तो अब ये मामला सामने आने के बाद जो है, जो कुजू थाना के जो दरोगा है, जो हवलदार है, उसको एसएसपी जो है रामगढ़ के, उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। तो अब देखने वाली बात होगी आगे और भी क्या कुछ इसमें निकल कर आता है, फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन और पता चलेगी। जी तो अभिनव, ये कालाबाजारी का जो ये काम दरोगा और ये हवलदार कर रहे थे, वो किस तरीके से इसमें शामिल थे? देखिए, सीधी सी बात है, अगर इस तरीके की बातें सामने आती तो मिली भगत दोनों को होती है। थाना का भी बात आता है और थाना से मिली भगत भी, जो कि अगर एक केस की हम बात कर रहे हैं तो जी। कई जो कारोबारी होते हैं बिना थाना के कुछ भी संभव नहीं है। तो ऐसे में जो थाना प्रभारी होते हैं या उनके दारोगा होते हैं, वहाँ पर हवलदार होते हैं, सबकी मिलीजुली होती है और कुछ न कुछ पैसा जो है कारोबारी के द्वारा इनको दिया जाता है ताकि मामले को दबा दिया जाए। जो जी। बातें सामने आ रही है, शायद यही वजह होगी कि ये बातें निकल कर सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अभी वहां पर जो छापा पड़ा है और छापा पड़ने के बाद ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जो कई कारोबारी है इसमें संलिप्तता पाई गई है और बिचौलिया काम करते हैं। जो सरकारी रेट है कोयले का, उस रेट को कम में खरीद के और बीच बाजार में जो है बेचा जाता है। यूपी में, बिहार में कई जगह अवैध ढुलाई की जाती है ट्रकों के द्वारा। तो ये बातें सामने आई हैं, चूंकि जो प्रभात कुमार एसपी है रामगढ़ के, उनको गुप्त सूचना के आधार पर इंफॉर्मेशन मिली थी कि कोयले का कारोबारी जो है अवैध रूप से कोयला का जो है खनन करवाते हैं और कम रेट पर खरीद के दूसरे स्टेट में भेजते हैं। तो अब जो बातें सामने आई हैं उसके फलस्वरूप आपने देखा कि दो जो दारोगा है और एक जो है एक और जो कर्मी है थाना के, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब जी। खोजबीन और जारी है कि किन किन लोगों की और संलिप्तता इसमें पाई जाएगी और जैसे इस पे जो भी इंफॉर्मेशन होगा फिर हम आगे बात करेंगे। जी जी अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर रांची से आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त एक और बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां जेवीएम श्यामली के कर्मचारियों ने हंगामा किया है। जेवीएम श्यामली के कर्मचारियों ने हंगामा किया है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, पीएफ और मानदेय को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नई कंपनी आने से कर्मचारियों में आक्रोश, कर्मचारियों को गेट पर रोक दिया गया है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कर्मचारियों ने हंगामा किया है और ये जेवीएम श्यामली के कर्मचारियों ने हंगामा किया है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, पीएफ और मानदेय को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता करिश्मा सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। करिश्मा, क्या है ये पूरा मामला? कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। जी न्याज, देखिए, रांची के जाने माने स्कूल में से एक जेवीएम श्यामली के गेट के सामने आज स्कूल के कई कर्मियों ने हंगामा किया, जहां कर्मियों का कहना है कि स्कूल के नई कंपनी आने के बाद इनका जो पीएफ और एसआई पहले दिया जाता रहा है वो बंद करा दिया गया है। साथ ही जो फेस्टिवल छुट्टी सहित जो तनख्वाह बढ़ाने की बात स्कूल से कही गई थी, जिसे नहीं बढ़ाया गया है। और जब कर्मियों ने ये मांग की तो स्कूल से निकालने की भी धमकी दी जा रही है। और कर्मियों का कहना ये भी है कि कोई उनसे बात करने के लिए स्कूल के गेट से बाहर नहीं आ रहा है, ना ही कर्मियों को स्कूल के गेट के अंदर जाने दिया जा रहा है। देखिए, एकाएक नई कंपनी आने के बाद उन लोगों के साथ जो ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इसी कड़ी को लेकर उन लोगों ने आज जेवीएम फैमिली के साथ सामने प्रदर्शन किया है। देखिए, जहाँ पे उन लोगों का ये भी कहना है कि जिस चीज के लिए वो लोग यहाँ नियुक्त थे, उससे अतिरिक्त अन्य काम भी उन लोग से स्कूल के परिसर में कराए जाते थे। और इसी को लेकर आज जेवीएम फैमिली के गेट में धक्का मुक्की भी की गई है। करिश्मा, इनकी मांग क्या है कर्मचारियों की? कि इनका जो पीएफ और एसआई जो बोला गया था स्कूल से कि जो पीएफ एसआई जो पहले दिया जाता था उसको ये लोग बंद करा दिए गए। तो इन लोग का कहना है कि अब पीएफ एसआई अगर बंद करा दिए जाएंगे तो हम लोग स्कूल में काम करके क्या करेंगे। और दूसरी जो इन लोग की मांग है कि फेस्टिवल की जो छुट्टी मिलती थी, अब वो फेस्टिवल की छुट्टी नहीं मिल रही। और साथ ही साथ जो तनख्वाह बढ़ाने की बात कही गई थी स्कूल के द्वारा, वो तनख्वाह भी इन लोग की नहीं बढ़ रही है। जी न्याज। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
वहीं देवघर प्रीमियर लीग का मैच चल रहा है, ये आपको सीधे मैदान से लाइव दिखाते हैं। स्वाति इंडस्ट्रीज, नवीन ट्रेडर्स, बीमा क्लासेस सुनिए, आप तमाम सहयोगियों का देवघर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है कमलकांत नौलानी स्टेडियम में। अभी 11 रनों की संख्या पर ब्लैक रॉयल्स का दूसरा विकेट गिरा बल्लेबाज संतोष के रूप में। उसके बाद नए बल्लेबाज हार्दिक 11 रन बल्लेबाजी करने के लिए पिछले 2 मैच में अच्छी बल्लेबाजी की है बल्लेबाज हार्दिक ने अपनी टीम के लिए फिर से एक जिम्मेदारी के साथ बीच मैदान में प्रवेश कर चुके हैं। 2 विकेट काफी जल्द गंवाए हैं यहाँ पर ब्लैक रॉयल्स की टीम। आरंभिक बल्लेबाज संतोष और विक्रांत दोनों पहले वापस लौट चुके हैं। अब बीच मैदान में बल्लेबाजी कर रहे हैं परवेज शेख और हार्दिक। गेंदबाजी मार्ग पर सफल गेंदबाज मुकुल त्यागी जो कि अपने स्पेस की दूसरी ओवर लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं और अभी तक 7 रन खर्चे हैं। 2 महत्वपूर्ण सफलताएं अपनी टीम को दिला दी हैं। फिर से एक बार तैयार अपने गेंदबाजी मार्ग पर उनके सामने है परवेज। त्यागी की अगली बॉल परवेज के लिए, परवेज ने खेल दिया साटा करके सीमा रेखा के बाहर बॉल जाती हुई 4 रन की जबरदस्त प्रहार। जानते हैं कि त्यागी ब्लैक को काफी नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं, तो वो परवेज जैसे बल्लेबाज उसके ऊपर हावी होते होंगे। बढ़ता हुआ स्कोर 15। 2 विकेट के नुकसान पर तो जबरदस्त क्रिकेट, जहां दोनों ही टीमों में युवा और अनुभव दोनों ही भरे पड़े हुए हैं और दोनों ही इस वक्त ग्राउंड पे भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। ब्लैक की ओर से अगर देखा जाए दिशाविहीन गेंदबाजी, ब्लैक की दिशा से अगर अनुभव की बात की जाए, परवेज शेख जो इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद हैं, दीपक थलारी जो कि अपनी बल्लेबाजी का इंतजार कर रहे हैं, वही एक शानदार स्पिनर के रूप में है अमर। ये इनके अनुभव काफी हैं, काफी क्रिकेट खेली है उन्होंने और अपने टीम को सजाने और संवारने में अहम योगदान दिया है। वही अगर येलो की बात की जाए तो सबसे पहले हम नाम लेंगे कई दशक से क्रिकेट खेल रहे अनिल झा, जिन्होंने 3 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर अनिल झा की चर्चा कर रहे थे, जो कई दशक से देवघर क्रिकेट के लिए क्रिकेट खेल रहे। अभी आपने देखा कि एक और एक न केवल झटका दिया ब्लैक को, बल्कि उन्होंने एक मैसेज किया कि हम इस प्रकार के कैचेस पकड़ सकते हैं, तो आप अभी युवा हैं, इससे भी अच्छे कैच आप पकड़ सकते हो। तो अच्छी क्रिकेट जितनी तारीफ की जाए वो कम। दोनों ही टीमों का संतुलन काफी अच्छा, मुकाबला काफी कड़ा होता हुआ जैसे जैसे मैच छोटी होती जाएगी, इसका मजा बढ़ता जाएगा। पानी पानी किसको चाहिए? और ये हार्दिक का शानदार विकेट गिरा, काफी अच्छी शॉट हार्दिक के बल्ले से निकलता हुआ, ये फील्डिंग ऐसा नहीं करो यार, तारीफ करनी होगी। और येलो टाइगर के जो सबसे ज्यादा चहेते हैं श्री सुनील खवाड़े जी, उनके बैनर में ही जाके टकराई।
पानी मांग रहा था, पानी दे दीजिए ना इसको, कोई लाके किसी को भेजिए ना पानी। आ रहा है मुकुल। बहुत अच्छा हुआ। अरे यार ये सब सिंगल ले दे रहा है। और एक रन चुराने में कामयाब हुए बल्लेबाज त्यागी। नहीं मुकुल वो है, क्या नाम है, हार्दिक। हार्दिक और अपने सीनियर और अनुभवी बल्लेबाज को इस वक्त स्ट्राइक पे लाने में कामयाब, और इसके साथ ही रनों की संख्या बढ़ती चली गई। 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि स्पेन का चौथा ओवर फेंका जा रहा है। अरे यार इसमें सिंगल इस बार हल्के हाथों से धकेल के रन चुराने में फिर से कामयाबी मिली। अब स्कोर बढ़ता चला गया है 22 की ओर। अब यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए 130 रनों की और जरूरत। बताते चले कि देवघर प्रीमियर लीग का एकमात्र उद्देश्य है यहाँ के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, अच्छी खेल सिखलाना और अच्छी दिशा में बढ़ाना। हवा में खेली जरूर थी, लेकिन थर्ड मैन पे काफी अच्छी क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन एक बार फिर देखने को मिला। 1 रन से ही संतुष्ट कराया अपने टीम के लिए। मुकुल ने निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। इस ग्राउंड पे पधारे सभी क्रिकेट प्रेमियों का देवघर प्रीमियर लीग DPL की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बताते चले कि आज का दूसरा मुकाबला समय 2 बजे से इसी ग्राउंड पर रेड फाइटर वर्सेस पिंक के बीच खेली जाएगी। जो खेल प्रेमी इस ग्राउंड पे मौजूद हैं, मैं DPL कमेटी की ओर से आपसे निवेदन करता हूं कि आप जितने भी खेल प्रेमी को जानते हैं, पहचानते हैं, उन तक ये सूचना जरूर पहुंचा दें कि DPL 8 का आगाज हो चुका है, जिसका 6ठा मुकाबला इस वक्त इस ग्राउंड पर आप देख रहे हैं, और 7वां मुकाबला आप 2 बजे से रेड फाइटर वर्सेस पिंक के बीच देखेंगे। इस बीच ओवर की समाप्ति 4 ओवर 23 रन, नया बॉलर राहुल चौधरी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं अब गेंदबाजी में थोड़ी सी परिवर्तन देखने को मिली है। नटराज बिहार छोर से गेंदबाजी के लिए आए हैं राहुल चौधरी। काफी अच्छी गेंद, काफी अच्छी शॉट और उतनी ही जबरदस्त फील्ड। और लगातार इस कड़ी धूप में जो मेहनत हमारे नायक करते हैं, उनकी भी तारीफ करनी होगी। सबसे पहले मंटू भैया, जिन्होंने अपने सभी कार्य छोड़ के यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ाने में काफी अहम योगदान दिया है। अपने समय के एक बेहतरीन ऑलराउंडर की भूमिका निभाते थे, और उसके बाद युवाओं को सिखलाने का भी काम काफी बेहतर इन्होंने किया। आज इस DPL में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इनके द्वारा
तैयार किया गया है। और आज अगर बात करें तो काफी ऐसे खिलाड़ी हैं जो काफी आगे जा सकते हैं और वो मंटू भैया से सीखे हुए हैं और आज निर्णायक की भूमिका है रितेश। वही उनके पार्टनर्स के रूप में रितेश जी हैं। इनकी भी तारीफ करनी होगी कि इन्होंने इतने कड़े धूप में इतने बेहतरीन तरीके से क्रिकेट खिलाने का प्रयास किया है। बेहतरीन शॉट, एक अच्छा शॉट, निर्णय 6 रन। तो मैं बात कर रहा था दूसरे अंपायर की, तो अपने समय के एक बेहतरीन क्रिकेटर रह चुके हैं। पैंथर क्रिकेट क्लब के लिए इन्होंने काफी योगदान दिया है। एक समय जब टीवी स्क्रीन पर सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की जोड़ी देखी जा रही थी, वहीं देवघर क्रिकेट में अभय गुप्ता और रितेश की जोड़ी की तारीफ चारों दिशाओं में होती रहती थी। एक ऐसे क्रिकेटर इस बीच ग्राउंड पर खड़े हैं, निर्णायक की भूमिका निभा रहे हैं। जबरदस्त हौसला इनका, जबरदस्त निगाहें इनकी, जितनी तारीफ की जाए इनकी कम। हाँ गजब, सबसे जरूरी तो वही लोग हैं। इतना अति करवा दे रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।